गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। तो लास्ट टॉपिक में जैसे कि अपन ने पढ़ा था, कुछ लॉज पढ़े थे, गैसेस स्टेट के लिए कुछ लॉज पढ़े थे अपन ने, गैसीय अवस्था के लिए। जैसे कि अपन ने एक बॉयल्स लॉ पढ़ा था, उसके बाद चार्ल्स लॉ पढ़ा था अपन ने, उसके बाद अवोगाद्रो लॉ पढ़ा था। तो इन लॉज के बाद अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपका आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। तो इसको अपन बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण, राइट। तो अब इसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो देखो, आदर्श गैस समीकरण का मेन जो काम है, मेन जो इसका यूज है वहां पे, क्योंकि जैसे कि अपन ने जो इसके फंक्शंस पढ़े थे, इसके जो फलन पढ़े थे अपन ने किसी भी अवस्था के लिए, जैसे कि उसका तापमान, दाब, उसका जैसे कि अपना आयतन हो गया, उसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, है ना। तो इन सब के बारे में, इनसे मिलके एक अपन इक्वेशन बनाएंगे। उस इक्वेशन का जो मेन काम, जो एक समीकरण बनाएंगे, उस समीकरण का जो मेन काम है, मेन काम ये है कि अगर अपने पास कहीं पे दाब दे रखा है और तापमान दे रखा है और अपन को आयतन निकालने के लिए बोलेगा वो, तो आयतन कहाँ से निकालेंगे, है ना। या फिर आयतन दे रखा है और आपको तापमान दे रखा है और दाब निकालने के लिए बोल दे, और उसके साथ वो बोल दे कि भाई यहाँ पे 1 मोल गैस है, 2 मोल गैस है। इन दैट केस की हम वो जो जिसकी वैल्यू अपने पास नहीं है, वो वैल्यू अगर अपन को फाइंड आउट करनी है, तो अपन वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो बेसिकली इस इक्वेशन का काम हुआ पहली चीज। दूसरी, यहाँ पे आदर्श गैस अगर बोला है, आदर्श मतलब आइडियल, आइडियल का मतलब क्या हो गया कि एक अपन इस काल्पनिक अवस्था को गैस कर रहे हैं, अपन ऐसा अपन मान रहे हैं कि माना कि ऐसी सिचुएशन हो, तो है ना। आइडियल गैस इक्वेशन और एक होती है रियल गैस इक्वेशन, तो दोनों में फर्क है। आइडियल मतलब एक काल्पनिक रूप से अपन एक इक्वेशन को बना रहे हैं, जबकि उसमें अगर जैसे प्रेशर, टेम्परेचर अपन माप सकते हैं, बट वो हमेशा 100% रियल गैस के हिसाब से ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। बट एक अपन स्टैंडर्ड को लेकर चल रहे हैं, इसलिए वहां पे अपन क्या कर सकते हैं कि वहां पे एक आदर्श गैस समीकरण अपन बनाएंगे। अब मेनली यहाँ पे जब ये अपन बनाएंगे, इसमें अपन को जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और अपन जो अवोगाद्रो का सिद्धांत पढ़ा था, उस सिद्धांत को लेके चलना, उन सिद्धांत को अपन को यूज करना है। तो पहला, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि आपका बॉयल्स का सिद्धांत, बॉयल का सिद्धांत, तो बॉयल का सिद्धांत यानी कि बॉयल्स लॉ, है ना। तो ये आपका बॉयल्स लॉ, क्लियर। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता था, यहाँ पे उसने बताया था कि जो V है, किसी भी आपके कंटेनर है, कोई भी बर्तन है, तो उसका जो आपका आयतन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, उसके दाब के। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, ठीक है। तो यहाँ पे P जो है वो क्या है, वो अगर दाब बढ़ेगा तो आपका आयतन घटेगा, दाब घटेगा तो आयतन आपका बढ़ेगा, जैसा मैंने पहले आपको एग्जांपल लेके बताया था, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका आता है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम या सिद्धांत, जो भी बोलो आप, है ना, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। चार्ल्स का सिद्धांत, इसको अपन बोलते हैं चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो वो क्या था आपका कि जो V है, आयतन है, वो प्रोपोर्शनल किसके, T के। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, या फिर अपन उसको वॉल्यूम बोल सकते हैं कि तापमान बढ़ेगा तो इसका आयतन भी बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन दे दो उनको, इक्वेशन 1, समीकरण 1, ये समीकरण 2, ठीक है। तो तीसरा था आपका अवोगाद्रो का सिद्धांत, तो का सिद्धांत, अवोगाद्रो लॉ, ठीक है। इसके हिसाब से क्या होगा कि V जो है वो प्रोपोर्शनल है N के। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपके मोल क्या होता है, किसी भी पदार्थ को अगर अपन नापते हैं, तो जैसे इसको किलो में नापना तो अपन केजी, ग्राम वगैरह कर देंगे। सिमिलरली पदार्थ की कुल क्वांटिटी नापनी है, कितने पदार्थ हैं, पदार्थ के अंदर कुल कितने कण हैं, है ना, उसके कितने, अगर मतलब मैं अगर सोडियम बोल रहा हूँ तो सोडियम के कुल कितने कण हैं, तो उन कणों को अपन किसमें, मोल से नापते हैं। वही 1 मोल आपको पता ही है, 1 मोल इक्वल कितना होता है, 6 पॉइंट से कर यहाँ पे लिखूँ मैं 1 मोल, 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.023 × 10⁻23,
इतने अगर कुल कण इकट्ठे होके एक मोल बनाते थे। यहाँ पे ये जो आपका वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एन के। यानी कि अगर आप किसी भी गैस का अगर आयतन बढ़ाते हैं तो साथ साथ क्या होगा, आपका नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे। बट यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट क्या था, यहाँ पे आपका प्रेशर और तापमान, दाब और तापमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब बराबर मतलब वो कांस्टेंट होने जाए, स्थिर होना चाहिए। यहाँ पे क्या था कि वॉल्यूम आपका आयतन और तापमान दे रखा है, यहाँ पे प्रेशर दाब आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे वी और पी दे रखा है, यानी कि यहाँ पे क्या तापमान को यहाँ पे कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लिख सकता हूँ कांस्टेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे टी। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट का मतलब स्थिर, क्या होना चाहिए पी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा आपका, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे दाब और ताप दोनों कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका समीकरण 1,2 एंड 3 द्वारा क्या कर सकते हैं। अब इनमें देखो यहाँ पे ये वी और यहाँ पे आयतन इस साइड में, अगर इसके अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तीनों वी है। तो उस हिसाब से अगर ये तीनों वी हैं तो इनके आगे वाले जो है वो भी क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ समीकरण द्वारा कि वी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके, एक था आपका एन टी के अपॉन एन टी अपॉन, नीचे इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पे पी आ रहा है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि यहाँ पे एक तरफ मैंने वी क्योंकि यहाँ पे 1/p टी और एन ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये वी के बराबर। बराबर का मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनल, मतलब कि एन के बढ़ने से वी बढ़ रहा है, टी के बढ़ने से वी बढ़ रहा है, पी के घटने से वी बढ़ रहा है। तो ये इनका एक रिलेशन बन गया। तो इसी को अगर मैं आगे अगर लेके चलता हूँ तो क्या बन जाएगा कि v इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं अपन और वहां पे मुझे इक्वल्स लगाना है, एक कोई भी वैल्यू मुझे कांस्टेंट लेनी पड़ती थी। यहाँ पे लूंगा मैं r क्या है मेरा गैस कांस्टेंट, r की जगह r, तो यहाँ पे एनटी अपनी जगह एज इट इज चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r क्या है, ये है मेरा गैस कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट मतलब गैस स्थिरांक। ठीक है, इसके भी अपनी वैल्यू मैं आगे बताता हूँ इसको। तो यहाँ से क्लियर है। तो मेनली फर्स्ट चीज यहाँ पे अपनी क्लियर होती है, यानी कि इसको अगर मैं आगे लेके चलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा कि v, अब जैसे यहाँ पे है v, इसको मैं इधर लाऊंगा p को, तो क्या बन जाएगा मेरा pv विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको मैं वापस जमाता हूँ, n पहले लिख रहा हूँ r t। ये जो इक्वेशन बनी आपके पास, ये जो इक्वेशन बनी, इसी को अपन बोलेंगे इक्वेशन, इसको दे दो 4। तो यही आपकी रियल गैस इक्वेशन है, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। पहली चीज यहां तक क्लियर है। देन नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे जो मैंने R लिया था, R की जो वैल्यूज होती है वो नॉर्मली अपन जैसे 8.314 के आसपास होती है। ठीक है ना। अब नॉर्मली देखो यहाँ पे क्या है, अपन को पहले ये चीज समझनी है कि यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू जो आती है इसमें प्रेशर जो होती है, दाब होती है, उसके अलग अलग यूनिट्स होती है थोड़ी सी। तो यूनिट्स अपन को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जैसे कि अपन जैसे कि अगर मान लो किलो है तो अपन किलो किसी क्वांटिटी को अगर उसका द्रव्यमान अपन को तोलना है, मापना है, तो अपन इसमें मापते हैं इसको किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में। एज इट इज यहाँ पे जो आपका प्रेशर है, प्रेशर को भी अपन को मेजर करना पड़ता है अलग क्वांटिटीज के अंदर। तो जैसे कि एक यहाँ पे ध्यान रखना आप, जैसे कि आपका एक अपने लेते हैं एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, उसको अपन बोलते हैं एटीएम। तो जो एक एटीएम होता है, एटीएम को अगर अपन में बार में अगर करना चाहूँ, बार भी एक यूनिट होती है किसकी, प्रेशर को नापने की। तो वो आपकी हो जाएगी कितनी, हो जाएगी 0.98 बार के बराबर होता है। 1 एटीएम 0.98 बार के बराबर होता है। सिमिलर लेकर आगे चलूँ मैं, इसको मैं पास्कल में ले सकता हूँ। पास्कल में लेने के लिए 1.01 बार के बराबर होता है, और ये 1.01 बार किसके बराबर होता है वापस, अगर इसको पास्कल में लेना चाहे तो 1.01 × 10⁵ ये होता है पास्कल, राइट।
तो ये पास्कल अगर मैं इसी को अगर 180 को, ये सब 180 के बराबर है, ठीक है ना। इसमें इसको मैं टोर में भी कर सकता हूँ, यानी 760 टोर, ठीक है। और ये टोर जो अगर आगे देखो तो 760 आपका mmHg, मतलब मरकरी का एक वो मीटर होता है, प्रेशर नापने, अगर उसमें आपका 760 mm तक अगर पारा ऊपर चढ़ गया तो वो किसके बराबर होगा, वो आपका होगा किसके बराबर, 180 के बराबर, 760 mm 180 mm के बराबर। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यूज हैं नॉर्मल से याद रखो, जैसे कि अगर मैं इसको 8 पॉइंट, सबसे पहले इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो जैसे कि अगर आपको पता है, जैसे अगर अपन इक्वेशन को रख रहे हैं, कौन सा आपका पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाली, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। आर किसके बराबर होगा, कि एनओटी नीचे जाएंगे इसके पीवी के, पीवी अपॉन एनटी। तो यहाँ पे एक चीज आ रही है, पी को अपन ये होता है दाब, और दाब मल्टीप्लाई हो रहा है आपका आयतन से, हो रहा है ये वॉल्यूम, और डिवाइड में ये आपका एन जो है ये है मोल, मोल तो इनटू ये किससे, ताप से, ठीक है। तो ये चीज इस टाइप से अपन को इसकी यूनिट बनानी है, ठीक है ना। तो नॉर्मल अगर मैं इसको आर की वैल्यू लिखूं, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 8.314, ठीक है। 8.314 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मली आपका अगर मुझे पास्कल में लिखना है तो क्या लिखूंगा, पास्कल, ये आपका आयतन है तो आयतन को मीटर क्यूब में, और उसके बाद टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट जो आपका होता है, टेम्परेचर इसमें केल्विन लेते हैं, लास्ट में आपका मोल तो मोल में जाएगा, यानी कि नीचे के जो आपके आ रहे हैं ये दोनों है मोल और ताप, इसमें कोई इशू नहीं, ये तो आपका केल्विन मोल में आएगा सब जगह, इसको लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट जैसे कि इसी को अगर मैं लिखूं आपका 8.314, इसको अब मैं देखो, इसको मैं जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जूल का मतलब कि यहाँ पे दाब और आयतन दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ये बनता है आपका वर्क या फिर ऊर्जा। दाब को अगर आयतन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, आपकी ऊर्जा बन जाती है, वर्क बन जाता है, ठीक है। ये आगे आएगा अपन को, मैं आपको बताऊंगा ये चीज कि भाई जो ऊर्जा है वो दाब और आयतन में कैसे कन्वर्ट होती है, पीवी कैसे बनता है वो बता दूंगा। तो यहाँ पे पास्कल और मीटर क्यूब, यानी कि आपका दाब और ये आपका आयतन मिलकर क्या बन जाएगा, जूल, ऊर्जा या कार्य भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी इन दोनों को तो एज इट इज लिख देंगे अपन, केल्विन इनवर्स और ये आपका मोल इनवर्स, ठीक है। इसी को अगर अपन ऐसा लिखें कि यहाँ पे यू लिख सकते हैं कि 8.314, और यहाँ पे अब अपन को लिखना है कि पास्कल जो है, ठीक है, पास्कल और ये आपका, यानी कि यहाँ पे इसको अपन को लिखना है किसके अंदर, कि फोर्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो जैसे प्रेशर इक्वल टू जो होता है P इक्वल टू होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, यहाँ पे फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, होगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है, अगर इसको अगर मैं एरिया की अगर बात कर रहा हूँ तो एरिया जो होता है, तो यहाँ पे एक चीज है ना, वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है, ठीक है ना। तो इस वॉल्यूम के अंदर ही क्या एरिया भी और लेंथ भी, यानी कि यहाँ पे मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में से 2 मीटर निकाल दो तो मीटर स्क्वायर को सेपरेट कर दो, तो क्या बन जाएगा, वो एरिया के बराबर बन जाएगा, तो 1 मीटर रह जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूटन, फोर्स को मैं लिखता हूँ न्यूटन में, ठीक है ना। और साथ में एक एरिया बच जाएगा आपका, यानी कि एम, एक एम स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा प्रेशर से, एक एम स्क्वायर, ये आपका एम स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेशर, ये आपका दाब, ठीक है ना, ये पी। तो ये पी और एम स्क्वायर, यानी कि ये पी, ये इसमें से एम स्क्वायर निकाल देते हैं, न्यूटन बन गया और 1 मीटर बच गया। बाकी आपका केल्विन इनवर्स एज इट इज है और मोल भी आपका एज इट इज, ठीक है। सिमिलरली इसको अगर मैं क्या लिख सकता हूँ कि 0.0821, ठीक है। तो ये अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है लीटर में, लीटर तो ऑलरेडी है वैसे, इसको मुझे एटीएम में कन्वर्ट करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एटीएम लीटर, लीटर मतलब एम क्यूब क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसमें आता है, लीटर में आता है आपका, और साथ में केल्विन इनवर्स, मोल तो अपना एज इट इज आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका एटीएम, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा आपका एटीएम, ठीक है। तो 180 अगर एटीएम की फॉर्म लिखा 0.0821, इसकी कैलकुलेशन अगर टोटल अगर अपन एज इट इज इसमें इस इक्वेशन में रखेंगे, प्रेशर को अपन एटीएम रख दिया, वॉल्यूम को लीटर में रख दिया है ना, आपका एज इट इज रखना, मोल की फॉर्म में इसको अपन केल्विन में रखना, तो कुछ वैल्यू ऐसी आएगी, ठीक है। अब इसमें स्टैंडर्ड एनपीटी वगैरह आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, क्लियर। इसके अलावा 1-2 वैल्यू और आ सकती है अपने पास,
कि यहाँ पे जैसे जूल है आपका, ये वाला जूल वाला है, तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 10⁷ अर्ग, ERG, अर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसी को अगर मैं लिखूं 8.314 इंटू 10⁷, तो यहाँ पे जूल की जगह क्या आ जाएगा, अर्ग, और बाकी आपका एज इट इज केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, और इसके अलावा तो इसको कैलोरी में भी लिख सकते हैं। तो एक चीज जानना है यहाँ पे कि जो आपका 1 कैलोरी होता है इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर इस जो जूल की ये जो वैल्यू है, इसको अगर मुझे जूल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कैलोरी के अंदर, यानी कि 1/4.2 से इसको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके जूल किस में कन्वर्ट होगा, आपका कैलोरी में कन्वर्ट होगा। तो इस चीज को अगर मैं लिखूं तो ये किसका कितने बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.987 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, ये काफी आपके ये आर की अलग वैल्यू डिपेंड करता है, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस बिहाफ पे है, क्या पूछा है, उसके हिसाब से आपको इसको करना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब जो इसने बोल रखा है मोलर आयतन, एक इसने बोल रखा है, नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपका मोलर आयतन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, Vm से। क्लियर, ये है मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या है कि किसी निश्चित ताप और दाब पर 1 मोल गैस के आयतन को मोलर आयतन Vm कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अपन क्या रखना है कि ताप और दाब क्या रखना है, निश्चित रखना, मतलब स्थिर रखना है। तो उस पर जो 1 मोल जो आपका है, जो गैस है आपकी, कितनी 1 मोल गैस अगर है तो उसका जो आयतन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, Vm। यानी कि यहाँ पे अपन क्या रखना है, सबसे पहले तो आयतन है, आयतन के लिए दो चीजें क्या होती है, दाब और ताप ही होता है। तो दाब और ताप, यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। देन अब अगर किसी भी गैस का क्या है, दाब और ताप क्या है, कांस्टेंट है, देन इसमें क्या होगा नेक्स्ट कि अब जब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर मैंने रख दिया तो वहां पे 1 मोल ऑफ गैस, अब गैस कितनी होनी चाहिए, 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, मोलर आयतन या मोलर वॉल्यूम, Vm। क्लियर है, इसके लिए अपन लिख देंगे किसी भी गैस का जब दाब और ताप निश्चित रखें और फिर यदि उस निश्चित ताप और दाब पर अगर 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा, गैस कितनी लेनी है 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ गैस जो होगी उसके आयतन को अपन क्या बोल देंगे, मोलर आयतन, Vm से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं कि आपका जो Vm होगा, Vm किसके बराबर होगा कि कुल वॉल्यूम अपॉन n, n क्या है आपका नंबर ऑफ मोल, यानी कि Vm क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम कितना भी हो पर उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपन को कितना चाहिए, यहाँ पे 1 मोल, आपका पास जो वॉल्यूम है वो 10 मोल हो सकती है, जो आपके पास पहले से गैस है जिसका अभी आपने ताप और दाब को आपने फिक्स नहीं किया है, किसी भी अभी फिलहाल किसी पे भी हो सकता है, बट अभी आपके पास जो गैस है वो 10 वॉल्यूम की हो सकती है, 10 मोल्स की हो सकती है, 15-20 मोल कितनी भी हो सकते हैं। तो मुझे पहले मोल से इसको डिवाइड करना है ना, तो मोल से डिवाइड करने पे क्या होगा कि 1 मोल गैस आएगी मेरे पास, 1 मोल गैस का क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, और अब वो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, उस पर ताप और प्रेशर वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होने चाहिए। जो शुरू में थे जब आपके पास 10 मोल थे, 10 मोल गैस थी, उसका वॉल्यूम था, तब भी उसका जो प्रेशर टेम्परेचर था अभी भी वही होना चाहिए जब उसको आप सेपरेट कर रहे हो। तो Vm किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये V अपॉन n, या फिर इसको आगे मैं लिखूं तो यहाँ पे कुल वॉल्यूम अगर पूछ ले आपसे तो कुल वॉल्यूम कितना है, इस Vm को मल्टीप्लाई कर दो n से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कुल वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। इसी प्रकार से आगे अगर अपन चलेंगे तो यहाँ पे मोलर मास पूछेगा आपसे, ये पूछ लेगा कि मोलर
मास या मोलर द्रव्यमान, हिंदी बोलते हैं इसको द्रव्यमान, राइट, मोलर मास, ठीक है। तो इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, आपका कैपिटल एम और स्मॉल एम से, मोलारिसली, ठीक है। इसमें क्या है, किसी भी गैस के एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, तथा किसी गैस के एक मोल का द्रव्यमान, यानी कोई भी गैस है उसमें कितना मोल लेंगे अपन, जैसे अभी वॉल्यूम के लिए अपने बोला था कि क्या किया था अपन ने, दाब और ताप को निश्चित रखा था, और उस निश्चित ताप और दाब पर अपने क्या 1 मोल ऑफ गैस ली थी, उस पर उसको क्या बोलेंगे, वो आपका वीएम के बराबर है, इसलिए एमएम जो निकालना था, एमएम में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अपन को सिंपल सा कि कोई भी गैस है उसका 1 मोल लेना सिर्फ, यानी कि किसी भी गैस का 1 मोल लेना, टेम्परेचर प्रेशर तो आपको कांस्टेंट रखना ही है ना, तो 1 मोल गैस का जो द्रव्यमान होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, एमएम बोल देंगे, यानी कि मोलर मास बोल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं एम, कैपिटल एम ये निकाल सकता हूँ, किसके बराबर हो जाएगा, कुल मास अपन एन से, भाई कुल मास जितना भी उसको अपन डिवाइड करना, क्योंकि लेना तो अपन को 1 मोल ही है ना लास्ट में, जैसे डिवाइड बाय एन किया, और इसी को अगर मैं आगे लिखूं तो यहाँ पे कुल द्रव्यमान अगर पूछ ले आपसे तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये एन इंटू आपका कैपिटल एम एम, ये ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। बट यहाँ पे भी क्या है, पी एन टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, राइट, यहाँ पे क्लियर है। अब देखो इन दोनों का जो अपन दोनों मोलर मास का, इन दोनों का संबंध बताना, मोलर द्रव्यमान और मोलर आयतन का आपस में संबंध बताना अपन को, तो यहाँ पे क्या आएगा कि मोलर द्रव्यमान व मोलर आयतन में संबंध, ठीक है, मोलर आयतन, मोलर द्रव्यमान, मोलर आयतन में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन, शॉर्ट में, बिटवीन को शॉर्ट में लिखा है ना, बिटवीन दी मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको आगे चलेंगे अपन, तो भाई यहाँ पे अपन को सिंपल से एक चीज ध्यान दें, जैसे अपन अगर घनत्व की बात करें, सबसे पहले घनत्व को समझें, घनत्व जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन डेंसिटी, क्या बोलते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी किसके बराबर होती है, ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सिमिलरली अगर इन दोनों का रिलेशन निकालना है, इसमें कैपिटल एम एम वर्सेस किसके बीच में, वीएम के बीच में, तो यहाँ पे भी डेंसिटी निकलेगी, किसके बराबर होगी, ये आपका एम मास, ये आपका वीएम, मास और वीएम के बीच का रिलेशन। इसको अगर मैं आगे ले जाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा कि यहाँ पे वीएम जो है इक्वल टू एम एम अपॉन लैम्डा, ये जो आपका है रो है, इसको अपन बोलते हैं रो, ठीक है, रो साइन का नाम है रो, ये स्पेशली किसके लिए यूज होता है, ये डेंसिटी के लिए यूज होता है, कहीं पे भी जाओगे तो ये डेंसिटी के लिए यूज होगा, ठीक है। तो रो किसके बराबर होगा, एम एम अपॉन वीएम के, और वीएम किसके बराबर होगा वापस, एम एम अपॉन रो के, यानी रो आपकी डेंसिटी है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो आपकी डेंसिटी घनत्व घटता है, और मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है, ये प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शन दोनों चीज, तो मेनली इनका जो रिलेशन है वो क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबका, ओके। आज की क्लास यही है आपकी, इसमें अगर कोई डाउट हो किसी को प्लीज लेट मी नो, ओके, थैंक यू।